हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बिहार बीपीएससी जो है तो यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है 60 से 62वीं की जो परीक्षा संपन्न हुई है 12 फरवरी 2017 को, तो उससे संबंधित इस वीडियो में मैं दोस्तों जो ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सेक्शन को मैं यहाँ शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मैं बहुत सारा वीडियो जो आपके लिए मैं बनाना चाहता हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। तो इसलिए आप ठीक है सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप इसे तुरंत देख लें। ठीक है, तो ये देखिए, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये खतरनाक प्रश्न है। लोक लेखानुदान बना है, तो बना है यानी कि वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन तो 4 है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेकिन जिसका ऑप्शन सी जो है सही है, यानी कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ये बाकी ये उलझाने के लिए दोस्तों सभी कुछ ना कुछ बजट से ही रिलेटेड हैं, तो विद्यार्थी इसमें फंस कर रह गए हैं, क्योंकि ऑप्शन ई भी है यहाँ पर, जो कि अपने आप में 2 ऑप्शन को रखे हुए आप। ठीक है, तो बीपीएससी ने इसे अपने बचाव के लिए इस तरह का रखा है। तो खैर दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसे लेखानुदान एक्चुअली है क्या। दोस्तों देखिए, जैसे कि वर्ष 2017 के पहले भारत में जो बजट जो पारित होता था वो 26 फरवरी और रेलवे और 28 फरवरी को आम बजट जो है उसको पारित किया जाता था लोकसभा में। तो उसके बाद दोस्तों कि 28 का फरवरी है, या मान लीजिए कि 29 तारीख का जो कभी लीप ईयर में होता है, तो यानी 26 और 28। उसके बाद मार्च आता है दोस्तों, तो 1 से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो 31 मार्च क्लोजिंग होता है। उसके बाद 1 अप्रैल से नया बजट लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 31 दिन है, 31 दिन में अगर बिना बजट के सरकार अगर अपना कामकाज कैसे करेगी, तो संविधान में इससे व्यवस्था दिया गया था कि भाई लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट होगा, यानी कि बजट पारित, अगर बजट लंबित है तो बजट पारित जो लंबित है तो उसके कारण जो निधि के लिए एक आवंटन चाहिए, तो आवंटन वो लेखानुदान का, इसीलिए लेखानुदान बनाया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको समझ लिया कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, तो एक तरह से कुछ बात हद तक यहाँ भी सही लगता है कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है तो एक्स्ट्रा खर्चा ही है, क्योंकि जब बजट है ही नहीं, मार्च के महीने में बजट, मार्च के लिए जो बजट है ही नहीं, तो फिर एक्स्ट्रा खर्चा तो है ही। लेकिन लेकिन ऑप्शन यहाँ सी ही है, आप इसे सी मानेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ये 72वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये नया में दोस्तों मनाया जा रहा है, तो 26 नवंबर को। हालांकि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसे आंशिक रूप से यानी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान लागू किया गया था, उसी दिन के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 73वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद यानी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये ऐसा करते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 74वां प्रश्न है दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये ऑप्शन दिया, जो 4 ऑप्शन है उसके बाद चुनना है। तो जैसे 1 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो दोस्तों जो ऑप्शन 1 और 2 है, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, यानी कि ऑप्शन इसका 20 जो है सही है। तो कुछ लोग फंस गए हैं यहाँ पर भी। फंसने का कारण है कि यहाँ जो चौथा जो ऑप्शन है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ही है। ठीक है, इसलिए कुछ लोग यहाँ फंस गए हैं और इसको भी शामिल कर लिया, यानी ऑप्शन डी को शामिल कर चुके हैं। लेकिन एक्चुअली राज्य के नीति जो भाग जो है, संविधान का भाग 4 जो है वो 36 से 51 तक ही है, जो कि लेकिन ये जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा आई वो 350 का में शायद है। ठीक है, इसलिए अगर जिन्होंने डी मारा है तो उनका सही नहीं है, बी ही सही है, 1 और 2। ठीक है, इसलिए यहाँ भी फंसा ही लिया है। खैर, अगर जिन्होंने ऐसा गलती किया है तो आगे इस तरह गलती ना करें। ठीक है, तो ये जान लें
और आपसे निवेदन है कि दोस्तों जो देख रहे होंगे कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उसके बहुत छोटे छोटे जो आर्टिकल्स है तो उसे याद ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये सब इससे हमेशा प्रश्न आते ही हैं, तो क्यों ना आप इसे याद ही कर लें इसे, ठीक है। इस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो उन मौलिक 75वां उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन को चुनना है ए से लेके ई तक में। तो ए पहला है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किससे मिलेगी, ये तो आपको सोचने की है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है कानून के समक्ष समता, ठीक है, ये भी है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो दोस्तों सोचना होगा कि जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो गैर नागरिक क्या नहीं है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं हो सकते हैं गैर नागरिकों, ठीक है, क्योंकि वे विदेशी हैं तो उनको क्यों अल्पसंख्यक क्यों माना जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि भाषण भी नहीं दे सकते हैं और अभिव्यक्ति का गलत प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, तो इनकी स्वतंत्रता नहीं है। तो 1 और जो 3 है उनको गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है, जबकि कानून के समक्ष समता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये सभी को मतलब इंडिया में दिया गया है, चाहे वो देशी हों यानी भारत के नागरिक हों या गैर नागरिक हों, ठीक है। तो खैर यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार जो है ऑप्शन ए है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जो है ये गैर नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। उसके बाद है 6वां प्रश्न है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या है। तो दोस्तों यहाँ भी प्रश्न को फंसाया गया है, प्रश्न में विद्यार्थियों के लिए ठीक है उथल पुथल कर दिया गया है उसके उनके दिमाग को, क्योंकि दोस्तों ये तो सभी को जानते हैं कि जो भी जो ग्राम स्तर पर तो काम तो मुखिया ही करता है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग का काम है या सलाह देने का काम है या उसको समन्वय या पर्यवेक्षी पदाधिकारी का काम है या प्रशासनिक पदाधिकारी का काम है, सब तो पंचायत समिति पे ही करते हैं, ठीक है। और पंचायत समिति का जो हेड होता है बीडीओ होता है, ठीक है, जो कि एक प्रशासनिक प्राधिकारी भी है। लेकिन यहाँ सिर्फ दोस्तों कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति के बारे में पूछा गया है कि पंचायत समिति केवल है, तो क्या है कि पंचायत समिति। तो ये दोस्तों पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत और जो है जो जिला स्तर पर जो ठीक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है, ठीक है। तो ठीक है, तो भाई बहुत सारे जो है आप इसमें कौन सा बीपीएससी कौन सा ऑप्शन लेती है ये देखने की बात है, लेकिन जो पंचायत समिति के जो हेड होते हैं वो बीडीओ होते हैं। बीडीओ क्या है, प्रशासनिक प्राधिकारी हैं, लेकिन यहाँ बीडीओ के बारे में नहीं पूछा गया है, पंचायत समिति के बारे में पूछा गया केवल। तो एक तरह से समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी हो सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर सी लगता है, लेकिन अगर बीपीएससी अगर डी मान ले तो कोई किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती है। अगर सी डी को दोनों को मान के ई मान ले तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ई तो उन्होंने इसीलिए रखा है कि अगर कुछ हो तो अपना जो आंसर है झट से बदल लें, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसमें विद्यार्थी स्टूडेंट बहुत फंस के रह गए। खैर अब जो भी आंसर बीपीएससी देता है उसको ही मानना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों 77वां प्रश्न है कि एक एमपी एक सीट, एमपी मैंने कि जो संसद सदस्य है कि सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी कि वैकेंट घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश है कि अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ दोस्तों 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक है दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्टूडेंट को यहाँ पे क्या दिक्कत हुई बताते हैं। तो यहाँ हुआ था कि दोस्तों कि वे तो सेट मारते हैं, तो स्टूडेंट सेट मारते हैं, उन्होंने सीधा झट से वह देखा 6 माह और एमपी देखा और इस तरह से अनुपस्थिति यानी कि 2 ऐसे तो ऐसा कि 2 जो बैठक होती है संसद की वो 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रश्न कर रहा है कि भाई 2 जो एमपी जो है ठीक है संसद सदस्य जो है
तो कितने दिन गायब रहेगा संसद की कार्यवाही से कि उनको उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। तो ये 60 दिन है। तो ये दिनों में यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये दिनों को माह में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी फंस के रह गए हैं और 6 माह बहुतों ने मार दिया है, कुछ ने, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 माह होगा यानी कि 60 दिन, यानी बी ऑप्शन सही है। 2 माह यानी कि 30 दूनी 60 जो दिन होता है, तो यहाँ 60 होगा यानी 2 माह हो गया, ऑप्शन बी सही इसका। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये जो झंडा फहराना है ये सब मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दिया है कि ऑप्शन बी है इसका, कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) जहाँ की बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है 19(1) में, तो इसी के तहत भी राष्ट्रीय झंडे को फहराना जो है इसको शामिल कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14, 21 और 25 जो है ये किसी तरह से भी राष्ट्रीय झंडे से नहीं है संबंधित, तो इसको मौलिक अधिकार में राष्ट्रीय झंडे को मौलिक अधिकार में 19(1) के तहत लाया गया है, यानी ऑप्शन जो इसका बी ही सही है 78 का। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 79 जो प्रश्न है या 79वां जो है ये दोस्तों अनुसूची से संबंधित है। तो ये ठीक है, इसमें जो 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, इसको मिलाने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है, यानी कि 1 में है संघीय सूची में 97 जो है विषय है। उसके बाद है राज्य सूची में जो है राज्य सूची में 66 विषय, यानी कि संघ के बाद किसी के पास अधिकार है तो राज्य का है। उसके बाद है कि संवर्धित सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, तो ये ऑप्शन बी सही है इसका दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 80वां प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। तो बस साधारण बहुमत होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और कोई इसमें हालांकि ऑप्शन जो है बहुत सारे उलझाने वाले ऑप्शन दिए गए हैं जो कि संविधान में प्रायः इसी तरह के रहते हैं। तो कई टर्म्स है, जैसे जो टर्म्स है साधारण है, संविधान में कोई भी जो बहुमत जो भी अगर बहुमत साबित करना होता है तो ठीक है 2/3 से होता है, और 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन से होता है, यानी कि BD भी इस तरह से उनको फैसला लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो जो बहुमत है। लेकिन यहाँ पर जो नए राज्य का बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत से फैसला लिया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, सी का ए सही है। उसके बाद 81वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी है शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसे इस तरह के प्रश्न बहुत बार आए हैं। तो 3 शब्द है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंड और अखंडता है, ठीक है। तो ये 3 शब्द को जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 81 का ए सही है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी उलझा दिया है BPSC ने, क्योंकि दोस्तों कई सारे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की कुछ अपनी भी शक्तियाँ होती है, विवेक के अनुसार भी वो काम करते हैं, और लेकिन जो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जो कि मंत्रिमंडल का जो सूत्रधार होता है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, एक लिंक होता है, कड़ी होता है प्रधानमंत्री। तो यानी कि ACD सभी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इसको BPSC कौन सा क्या मानता है। तो ऐसे तो E यहाँ ऑप्शन बनता है, लेकिन ये BPSC पे है डिपेंड कि क्या इसको सही मानता है, कौन सा ऑप्शन सही मानता है। लेकिन इतना है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो उनकी जो कुछ विवेक वाली शक्तियाँ हैं, या जो UT से संबंधित जो है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित जो है, यानी संघ शासित क्षेत्र से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, वे सीधे उनका प्रयोग करती हैं और अपने विवेक का भी प्रयोग करती हैं। तो ऑप्शन ए भी लगता है, यानी कि इस तरह से E हो जाता है। तो मैं तो यहाँ
82 का ई ही मानूंगा, लेकिन देखते हैं कि बीपीएससी कौन सा इसका आंसर चयन करती है। उसके बाद 83वां प्रश्न है, व्यापार करने की सुविधा जो है सूचकांक कौन सा है, तो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है या प्रकाशित करता है। तो ये दोस्तों ये विश्व बैंक है, ऐसा करता है, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक बनाता है, प्रकाशित करता है, विश्व बैंक करता है। ये इकोनॉमिक्स सेक्शन दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स को भी मैंने शामिल करने के लिए बोला था, तो यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ दोस्तों जो डी है, निर्यात पर अधिक कर लगाने का जो है ये संतुलन स्थिति को सुधारने का में सक्षम नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, डी सही है, डी। अब दोस्तों ये देखिए कि ये कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा है। ठीक है, बी सही है। उसके बाद किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। तो ऐसे तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले की थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय गणना वी राव ने किया था। ऑप्शन बी सही है इसका दोस्तों। ठीक है, 86 का बी। उसके बाद है दोस्तों ये जनसंख्या सही है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या थी, तो 17.64 थी, ठीक है, 17.64% थी। उसके बाद 88वां प्रश्न है कि भारत में सेवा कर जो है किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था। तो राजा चेलैया समिति के सिफारिशों से लागू हुआ था। ठीक है, जो है सर्विस टैक्स लागू हुआ था, यानी सर्विस टैक्स राजा जे चेलैया समिति के सिफारिश से लागू हुआ था। उसके बाद 89वां प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ए। ठीक है, और भी है, तो उसके बाद महालानोबिस भी है, और फिर दादा भाई नौरोजी और जे एल नेहरू मॉडल, ये सब पे पंचवर्षीय योजना नहीं है, लेकिन हैरोल्ड डोमर मॉडल और महालानोबिस पर हैं। लेकिन ये ऑप्शन, ये पहली पंचवर्षीय योजना चूँकि पूछा जा रहा है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल ही है, यानी ऑप्शन ए है, सही है इसका। फिर काली क्रांति जो है, जिसको कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों, संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये इसको ब्लैक रेवोल्यूशन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं, और हिंदी में कृष्ण क्रांति बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की जगह काली क्रांति लिख दिया गया है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट जो है चिंता में पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ लिया है। ठीक है, उसके बाद है 51वां प्रश्न, भारत में के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। तो ये गुजरात है, हालांकि बहुत सारे ऑप्शन में महाराष्ट्र को भी बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मिला लिया जाए तो ई भी हो सकता है, तो कोई कमेंट हो तो ज़रूर करें। उसके बाद 92 है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो ये ऑप्शन है ए, जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सी सही है, ज्वार है, जो कि ठीक है, नकदी फसल नहीं है ज्वार। ठीक है, नकदी फसल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्य तो क्या होता है, कलेक्ट करती है और उसको आवंटित करती है। तो स्टाम्प शुल्क है, ऑप्शन ए सही है। बाकी पर जो है दूसरा व्यवस्था है। ठीक है, ये तो ये है केंद्र स्टाम्प शुल्क के बारे में, केंद्र सरकार इसको लगा देती है, लेकिन इसको कलेक्ट करने का काम राज्य सरकार करती है। ऑप्शन 93 का ए सही है। उसके बैंक दर का आशय क्या है, तो बैंक दर का आशय ऑप्शन डी इसका सही है, केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, यानी इंटरेस्ट रेट है, यानी 94 का जो डी सही होगा। उसके बाद बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है। तो सबसे सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज हुई है, ये रजिस्टर्ड विनिर्माण में दर्ज हुई है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ था पहले पूर्व के वर्षों में, जिसके कारण से जब ये 2005 में जो कि नई सरकार आई थी, तो जिसकी वजह से 2005 से लेकर 2014 तक एक ही सरकार रही है बिहार में, वर्तमान में भी है। तो इस क्षेत्र रजिस्टर्ड विनिर्माण में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्रति व्यक्ति के आय के मानदंड के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जो है सबसे गरीब है। तो ये शिवहर जो है सबसे गरीब है,
यहाँ पर इसी कारण बहुत सारे जो है नक्सल गतिविधियाँ भी हो रही हैं, ठीक है, गरीबी होने के कारण। उसके बाद है ये बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है दोस्तों, ये 4595 किलोमीटर है, यानी 4595 है। 1-2 वर्ष पूर्व जो है यानी कि 13-14 तक जो रिपोर्ट कर सरकार की आई उसमें 4200.71 किलोमीटर रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है, उनको दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से अब चूँकि बढ़ के हैं तो, लेकिन बहुत सारे जो साइट्स हैं तो उस पर आपको ये 35-87 ही मिलेंगे। तो ये लेटेस्ट है, अगर आप देखा जाए तो ये 45-95 ही होंगे, ठीक है। उसके बाद है ये बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा उपभोग है, तो इसका कुछ खास डाटा मिला नहीं है दोस्तों, तो इसको ई मानेंगे। अगर कुछ हो तो ज़रूर कमेंट करें मेरे लिए। और ये जीविका बिहार में जो है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है किससे है, तो ऐसे तो इसका संबंध है ऐसे दोस्तों रोजगार से भी है और गरीबी से भी है, गरीबी उन्मूलन से भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका गरीबी उन्मूलन ही है, इसलिए ऑप्शन सी माना जाए, ठीक है। हालांकि बीपीएससी इस पर क्या देती है आंसर, इसको देखना जरूरी, बहुत ध्यान देना जरूरी होगा। उसके बाद दोस्तों बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है, तो इसका कुछ खास मिला नहीं है, तो इसे ऑप्शन ई में माना जाए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, ऐसे और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।